चलिए प्राचीन भारत की बात करेंगे। पहले बात करते हैं हिस्ट्री में हिस्ट्री जो वर्ड है, इतिहास जो शब्द है, ये इतिहास शब्द का मतलब क्या होता है? इति मतलब ऐसा, और जो हास जो होता है उसका मतलब होता है लिखा गया, ऐसा लिखा गया, है ना। तो इतिहास का मतलब ऐसा जो पास्ट, जिसका आपके जीवन में या किसी संस्कृति को या किसी कल्चर को जानने के लिए कुछ यूजफुल हो, उसके साथ साथ उसके आपके पास कुछ सोर्स हों जिसके बिहा पर आप कोई बात कह सके, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्रोत। और स्रोत जो है दो तरह के बताए गए। क्या? कोई आपके पास जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस होते हैं जिसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, है ना। कुछ आपके पास एडिक्ट्स आ गए, कुछ पिलर, कुछ पत्थर थे, पत्थर पे कुछ लिखवा दिया, स्टोन एडिक्ट्स आ गए, पत्थर लेख, है ना। या आपको कुछ लिटरेचर मिल गए, जैसे आपके पास रामायण एक लिटरेचर तो है, महाभारत एक लिटरेचर तो है, तो आपके पास कुछ साहित्यिक स्रोत आ गए जिनको पढ़ के आपने पता लगाया कि हाँ ऐसा ऐसा रहा होगा, है ना। और जैसे इंडिका किताब लिखी गई मेगास्थनीज के द्वारा, ऐसा बताया जाता है जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर का एक फिलोसफर था, दार्शनिक था, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो उसके साथ साथ उसने मेगास्थनीज को भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा काल देखा, और जो अपनी किताब लिखी मेगास्थनीज ने, कौन सी? इंडिका, तो इंडिका में उसके पूरे राज्य का वर्णन कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? इंडिका जो पुस्तक लिखी गई है वो एक सोर्स हो गया, ताकि हम जान सकते हैं कि जो मौर्य काल रहा होगा तो मौर्य काल में किस किस तरह की बातें रही होगी। तो यानी कि हमारा पास जो आपका क्या होगा? लिटरेचर, यानी कि साहित्य, तो वो भी क्या होगा? आपका एक जानने का सोर्स होगा। सिक्के चलते थे, कॉइन्स चलते थे, बोलो हाँ ना। किसी कॉइन पे मान लेते हैं माँ सरस्वती की जो वीणा है उसकी प्रतिमा दिखाई दी, इसका मतलब उस समय से भगवान का आपका काम चला आ रहा होगा। या वो जो राजा होगा जिसने वो कॉइन चलाया होगा वो उस देवता का फॉलोवर रहा होगा। तो ये सब क्या है? आपके सोर्स हैं। अब यहाँ पे सोर्स में दिक्कत क्या आती है? कुछ ऐसे सोर्स हैं जो आपको मिले तो हैं, लेकिन उन पे क्या लिखा था वो आज तक पढ़ा ही नहीं गया। बात समझ में आई क्या? कुछ ऐसे सोर्स हैं जो मिले हैं, उनको पढ़ लिया गया। तो यानी कि इतिहास वो होगा कि जो आपके पास सोर्स भी हैं, उनको पढ़ भी लिया गया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपना इतिहास बोलेंगे। जैसे आप लोगों को अभी आप अपना पूरी जो है अपनी क्या कर रहे हो? आप तैयारी कर रहे हो, नीचे से निकल जाओ, आप पूरी तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करते करते आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक दिन, और जैसे सिलेक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? क्योंकि उसके साक्ष्य तुम्हारे पास मौजूद रहेंगे, तुम्हारे परिवार के पास मौजूद रहेंगे। बात समझ में आई क्या? तो इतिहास शब्द का मतलब समझ में आया। अब ये इतिहास शब्द आया कहाँ से? पहली बात तो अगर हम इतिहास शब्द की बात करते हैं तो इतिहास शब्द एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक यानी कि यूनानी, जो यूनान से आया था, है ना। सुनते चलना भी, तो ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। तो एक बुक आई थी हिस्टोरिका, क्या नाम था? हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका का किताब को लिखा गया, तो हिस्टोरिका किताब में जब लिखा गया उसका नाम था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को ही कहा गया फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। बात समझ में आई क्या? फिर उसके बाद जो इतिहास था, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इतिहास को 3 भागों में बना दिया गया। एक आपका एंसेंट इंडिया जिसको हम प्राचीन भारत बोलते हैं, मेडिएवल इंडिया जिसको मध्यकालीन बोलते हैं, और तीसरा बोलते हैं हम अपना आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। बोलो हाँ ना। अब जो ये प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत की कोई भी समय सीमा नहीं रखी गई है, ये इन्फिनिटी से, मतलब हमको पता ही नहीं है कब से कब तक चला प्राचीन भारत। बात समझ में आई क्या? और इसको हमने रखा 712 ईस्वी तक, 712 AD, 712 AD। और 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा पहली बार, तो यहाँ से मुगल काल स्टार्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मध्यकालीन भारत। और जब तक औरंगजेब मर नहीं जाता, 1707 तक, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उस टाइम के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मध्यकालीन भारत। और जब मध्यकालीन भारत में औरंगजेब जब मर जाएगा, तो औरंगजेब का जो पुत्र होगा जिसका नाम क्या होगा? बहादुर शाह प्रथम। याद है क्या? जब मैंने आपको आधुनिक भारत पढ़ाया था तब बताया था, तो बहादुर शाह प्रथम जिसको बूढ़ा बादशाह कहा गया था, तो 1707 से लगाकर और हमारा जो 1947 तक होता है, 1947 तक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत। तो इस तरह से इतिहास को आसान पढ़ने के लिए इस तरह से 3 बातें बनाई गई। तो अभी हम अपना क्या स्टार्ट करने चल रहे हैं? प्राचीन भारत। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक कोई समस्या है? क्लियर है? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। कुछ इसकी शब्दावली जो है बहुत ही भारी होती है, टफ होती है, तो उनको आसान बनाने का आप
जो है प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्राचीन भारत, रफ कॉपी पे लिखते हुए चलिएगा, बहुत तेजी के साथ लिखना है ताकि दोबारा से फेर पे लिखे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। चलिए लिखिएगा। पहला हिस्ट्री शब्द एक ग्रीक शब्द है, एक यूनानी शब्द है। हिस्ट्री एक यूनानी शब्द है। वैसे आप ग्रीक वर्ड लिखिएगा, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना। मैं आपको सब बातें नहीं लिखवाऊंगा, मैं ये आपको दे दूंगा, मैं आराम से आप नोट्स बनाइएगा, लेकिन ये शब्द मैं आपको लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको उनका पता लग जाए लिखते हुए। ठीक है ना। हिस्ट्री एक क्या है आपका ग्रीक वर्ड है। हिंदी वाले बच्चे भी ग्रीक लिखना, एग्जाम में अक्सर ऐसे लिखा मिलता है, ये एक ग्रीक शब्द। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनानी शब्द बोलते हैं। चलिए लिखेंगे। जो हमने कहाँ से लिया है, ये हमने वर्ड लिया है हिस्टोरिया से। ये हमने कहाँ से लिया है, हिस्टोरिया से लिया है। कहाँ से लिया है, लिखते चलो फटाफट। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया लिखा। एक राइटर का नाम लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता, बस फादर लिखिएगा, फादर। नाम लिखेंगे हेरोडोटस, HERODOTUS, हेरोडोटस। इनकी किताब का नाम लिखेंगे हिस्टोरिका, HISTORICA, हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। ठीक है ना, हिस्टोरिका। जितनी बातें कही उसको देख लेते हैं एक बार। जो हिस्ट्री वर्ड है, पहली बात ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है ना। फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है किसको, हेरोडोटस को। इनकी किताब थी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिका। आपसे कोई पूछेगा हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, तो हिस्ट्री वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है, हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया, ये क्या है, हिस्टोरिया, और ये क्या है, हिस्टोरिका। बुक का नाम है हिस्टोरिका, दोनों मिलते हैं ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। हिस्टोरिका इज द नेम ऑफ बुक, हिस्टोरिका किताब का नाम है। और जो हिस्टोरी, जो आपकी हिस्ट्री शब्द है वो बना है किससे, हिस्टोरिया से। इतनी बात समझ में आई क्या। चलिए अब यहाँ से आपको कुछ बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी फेयर कॉपी पे लिखेंगे जब मैं आपको दे दूंगा, इसको समझेंगे सिर्फ। तो सोर्स की हमने बात की है, तो सोर्स में हमने कहा है, तो हमारे पास कुछ आर्कोलॉजिकल सोर्स होते हैं जिसमें हमारे पास इंस्क्रिप्शंस होते हैं, अभिलेख होते हैं। जैसे आपने पढ़े होंगे अशोक ने 14 अभिलेख लिखवाए थे, बात है क्या। 13वें अभिलेख पे क्या लिखा था, जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णन किया गया था। ऐसे ही अगर हम थोड़े और इंक्रिप्शंस की बात करते हैं, एक हुआ हाथी गुफा अभिलेख, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप सुनते चलिएगा, सब हम पढ़ेंगे। हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा जो इंक्रिप्शन था ये खारवेल राजा ने लिखवाया था। जो खारवेल थे इन्होंने लिखवाया, इसने पूरी कलिंग युद्ध में, जब कलिंग का युद्ध हुआ था उसका पूरा वर्णन किया गया हाथी गुफा अभिलेख के अंदर। ठीक है ना। एक आपका अभिलेख, एक व्यक्ति का नाम आता है रुद्रदामन, रुद्रदामन। इसने एक अभिलेख लिखवाया जूनागढ़ का अभिलेख, ये गुजरात में पड़ता है, जूनागढ़ का अभिलेख। तो एक लेक आएगी, एक झील आएगी, इसका नाम है सुदर्शन झील, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, सुदर्शन झील। इसका इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, इसका रेनोवेशन का काम करवाया था। और ये जो अभिलेख लिखा है, जो आपका जूनागढ़ अभिलेख लिखा है, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। कौन सी भाषा में, और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख माना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पे कुछ लिखा गया, किसने लिखवाया, रुद्रदामन ने। तो यानी कि जो रुद्रदामन का टाइम पीरियड रहा होगा, तो उसके बारे में हमें यहाँ से क्या मिल गई, एविडेंस मिल गई, कैसा रहा होगा, हमें ये चीज़ मिल गई। बोलो बात समझ में आई क्या। तो इनको बोलते हैं स्क्रिप्शन। पत्थर है, पत्थर पे लिखवा दिया, बोलो बात समझ में आई क्या। ऐसे आपके पिलर इंस्क्रिप्शंस होते हैं और आपके स्टोन, बात समझ में क्या, गुफा अभिलेख होते हैं, या गुफाओं पे चित्र बना दिए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा अजंता गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, तो उसके अंदर जो पत्थर थे, केव पेंटिंग्स की जाती थी, भीम बेटका की गुफाएं, तो वहाँ से एविडेंस मिलते हैं। बात समझ में आई क्या। तो ये वर्ड समझ में आया। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या क्या वर्ड आए, जैसे देखिएगा, आपको पहला वर्ड मिल रहा है क्या, इंस्क्रिप्शंस मिल रहा है। बच्चों बोलो सही है क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलेख। स्टैचू मिली, जब हम सिंधु घाटी से बेता पढ़ेंगे, बोलो है ना। मोहरें मिली, मोहर जो होती थी, सील्स जो होती थी। अवशेष मिले, और आपको क्या मिले, सिक्के। जो राजा सिक्का चलवाता था तो उस पर कुछ ना कुछ वो अपनी लिपि लिखवाता था, कोई खरोष्टी लिपि में लिखवा रहा है, ठीक है ना, कोई ब्राह्मी लिपि में लिखवा रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ से आ रही थी। अब हमने क्या लिखा, ये आपके हैं लिटरेसी सोर्स, क्या है, साहित्यिक स्रोत, यानी कि आपको जो किताबें लिखी गई होंगी। जैसे धार्मिक किताबों की बात करेंगे, रामायण थे। जब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, तो यहाँ पे क्या आएंगे, वेद आएंगे, 4 वेद होंगे, ये पुराण होंगे। और यहाँ पर हमारे पास कुछ जो बुद्धिज्म के, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं, इनकी बात करेंगे। जैसे अंगुत्तर निकाय होगा, जैन धर्म में जाएंगे तो आपका भगवती सूत्र मिलेगा। बात समझ में आई क्या। तो वहाँ से उस समय पीरियड के हमको सोर्स मिलते हैं कि हाँ ये टाइम पीरियड रहा होगा। इन शब्दों का मतलब समझ में आ रहा है। अच्छा, गैर धार्मिक की बात की, जैसे महाभाष्य है, एक किताब लिखी गई है। मुद्रा राक्षस एक किताब है जो विशाख दत्त ने लिखी थी। अर्थशास्त्र आप जानते हो, चाणक्य ने लिखी थी, बोलो याद है कि नहीं है। जो मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको राजा बनाने के लिए चाणक्य, कौटिल्य, है ना, समुद्रगुप्त, नहीं समुद्रगुप्त कह रहा हूँ, क्या नाम था उनका, विष्णुगुप्त,
ने पूरी मेहनत की थी, उन्हीं का नाम क्या था? चाणक्य। तो ये अपनी किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, जो कंप्लीटली किस पे बेस्ड थी? पॉलिटिक्स पे, ठीक है ना। और ये कुछ हमारे यहाँ पर आपको पता है विदेशी मेहमान भी आते रहते थे, लेखक राइटर्स, फयान आया, बोलो है ना, इब्न बतूता आया जिसने रेहला किताब लिखी थी। तो ये आते थे, बुक्स लिखते थे, बुक्स लिख के चले जाते थे। तो उन किताबों को सोर्स मानकर हम देखते थे जब ये व्यक्ति जिस टाइम पीरियड में आए थे उस समय का भारत कैसा रहा होगा। तो ये स्रोत वाली बात सारी समझ में आ गई क्या? तो इन्हीं से हम बताते हैं कि हाँ हमारा इतिहास ऐसा रहा है। बात समझ में आई क्या? चलिए इसके बाद चलते हैं। ये मैंने आपको बताया हिस्ट्री, हमें अभी अपनी इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है और ये मैंने आपको पूरा बता दिया। ये हमारा एंसेंट इंडिया हो गया, ये मेडाइवल इंडिया हो गया, आपका मॉडर्न इंडिया। अननोन से लगा के 712 तक, या 712 से लगा के 1707 तक, और 1707 से लगा कर 1947 तक, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत। अब यहाँ से आपकी ऐसे शब्दों से मुलाकात होगी जिनको आप ढंग से बोल भी नहीं पाओगे। अब ये बोलने भी हैं, समझने भी हैं, लिखने भी हैं, फिर याद भी करना है। बात में है क्या? तो अब हम एक पार्ट पे चल रहे हैं जिसका नाम क्या है? प्राचीन। अब इस प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया, टेंशन मत लेना, 3 भागों में। कितने भागों में? पहले को बोला हमने प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रागे ऐतिहासिक काल, इसमें स्टोन एज आएगी, बस अभी समझो ये क्या हो गया आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागे ऐतिहासिक काल। दूसरा आया प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक काल, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह आएंगे वो सब किसके अंदर आएंगी। और फिर आया हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वहीं से कहलाएगा जहां पर आपके पास सोर्स भी अवेलेबल है, उनको पढ़ भी लिया गया है, वही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? इन तीनों शब्दों में मतलब समझ में आया क्या? तो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होगा जहां आपके पास एविडेंस भी है और उनको आज पढ़ के बिल्कुल एकदम काम एकदम ठीक कर दिया गया। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका प्री हिस्टोरिक हो गया, ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक हो गया, और ये क्या हो गया? हिस्टोरिक पीरियड। हिंदी में बोलेगा एक बार, यह प्राग ऐतिहासिक काल, यह आद्य ऐतिहासिक काल, और ये हो गया। शब्दों को बोलने में कोई समस्या? अब हम सिर्फ पढ़ेंगे अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको 3 भाग पढ़ने हैं। कितने भाग पढ़ने हैं? 3 भाग। इसमें आपका सबसे पहला आएगा पत्थर का युग, स्टोन एज, और दूसरा क्या आएगा आपका? मेसोलिथिक पीरियड, इसको हम मेटल एज भी बोलेंगे, ताम्र पाषाण। देखो ये पत्थर थे और ये क्या आया? मेटल। तो इनका बीच में देखो, मतलब पत्थर खत्म हो रहे होंगे, अरे हाँ ना, और मेटल चल रही होगी, तो उनके बीच का जो इकोटोन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ये ताम्र, क्योंकि आपके पास मेटल एज में क्या आएगा? कॉपर तो आएगा, ताम्र, और यहाँ से क्या आएगा? पाषाण, यानी कि तांबे का और पत्थर का युग को हमने क्या बोला? मेसोलिथिक पीरियड। बोलो बात सही में आई क्या? और ये हमारा क्या हो जाएगा? मेटल एज। इसके बाद हम अपनी धातुएं खोज लेंगे और धातुओं के बाद हम अपना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब जो स्टोन एज था, स्टोन एज के हमने 3 भाग करे, अभी बस सुनते चलना, मैं इसको बिल्कुल बाद में कंक्लूड कर दूंगा। 3 भाग हैं। एक तो आपका क्या? पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण, यानी पत्थर से पुराना काल, पूरा पाषाण। फिर आया मेसोलिथिक यानी कि एक ऐसा काल जो पूरा पाषाण काल के बीच में है और नव पाषाण काल के बीच में, उसको क्या बोला गया? मध्य। और फिर आया आपका नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल। बात समझ में आई क्या? इसके नीचे आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, बस आपको सिर्फ इतने पढ़ना है, ठीक है ना। तो यानी कि अब हम दोबारा से बता रहे हैं, हिस्टोरिक पीरियड को हमने 3 भागों में, या एंशिएंट इंडिया को हमने 3 भागों में बांटा। पहले भाग का नाम क्या था? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या था? प्रोटो हिस्टोरिक। और तीसरा क्या था? फिर हमने प्री हिस्टोरिक को 3 भागों में बांट दिया। किसको? प्री हिस्टोरिक को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। स्टोन एज, अभी चाहो तो आप इसको हटा दो, स्टोन एज और मेटल एज। स्टोन एज और स्टोन एज को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला जिसका नाम क्या है? पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या है हमारा? नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल। तो अब हम अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बताइए सर, जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है इसमें क्या क्या हो रहा था। इसके बाद हम आगे बढ़े तो मेसोलिथिक में क्या क्या हुआ, और जो फिर हमारा नियोलिथिक था उसमें हमारा क्या क्या हो रहा है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ये बेसिक था, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब हम अपना, अब आप लिखना शुरू करेंगे, हेड लगाएंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्राग ऐतिहासिक काल। तो अब हम ये जान लेते हैं जो प्राग ऐतिहासिक काल है भाई, इसकी क्या क्या बात रही है। चलिए चलिए अब जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसका जो पहला साक्ष्य मिला, फर्स्ट एविडेंस, वो मिला 1863। 1863 में प्रथम साक्ष्य प्रस्तुत हुआ। प्रथम साक्ष्य मिला 1863 में, और हमें क्या मिली? एक हैंड एक्स मिली, हाथ की कुल्हाड़ी। ये क्वेश्चन होता था कहाँ से मिली? ये मिली थी हमें को पल्लवपुरम से। कहाँ से मिली? पल्लवपुरम, तमिलनाडु। पल्लवपुरम, तमिलनाडु। नोट्स बिल्कुल आपको अपने फ्लो चार्ट बनाने हैं, कोई भी सेंटेंस मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो
कोई पूछे आपसे, बताइएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड का पहला एविडेंस क्या था, तो क्या था, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी। कहां से मिली, पल्लवपुरम से। कहां पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। और यहां पर समझिएगा ये खोजने का काम आपको पता है 1863 तो भैया अंग्रेज चल रहे हैं, और अंग्रेज लोग इसमें दिलचस्पी लेते थे जितना भी आर्कोलॉजिकल मामला था, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के व्यक्ति थे। इसीलिए भारत में जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था इसका पापा ही कहा गया है किसको, ब्रूसफुट को। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो लिखिए इस बात को, लिखिएगा भारत में, इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहला नाम आपके सामने आया है, तो भारत नहीं, दूसरा नाम आया है ना। एक तो क्या है, इतिहास का पिता, तो पूरी दुनिया में, और भारत के अंदर जो भारत का प्री हिस्टोरिक पीरियड है, उस प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो फादर कहा गया है वो किसको कहा गया है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। यहाँ तक कोई समस्या, अरे हाँ है ना, कुछ छूट भी जाए तो टेंशन मत लेना, हाथ को तेज तेज चलाओ। ये आपके पास ही आएंगे, वहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर दी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, ठीक है ना। दो बार 3 बार कम से कम आपको इस चैप्टर को देखना, तब जाके आपके ये वर्ड्स याद होंगे, अदरवाइज याद नहीं होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसमें, हम जो हमने पार्ट किए थे ना 3, दोबारा देखो, हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने 2 भागों में बांटा, स्टोन एज और मेटल एज, बोलो है ना। फिर स्टोन एज को हमने 3 भागों में बांटा, बोलो है ना, पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक पीरियड नव पाषाण काल। अब हम इन 3 कालों को पढ़ने चल रहे हैं। पहला पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड, लगाइए हेडिंग, पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। अब मेरी पहले बातें सुनेंगे, फिर मैं इसको पढ़ूंगा आराम से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड की। ये टाइम जो है ये माना, अच्छा लिखा हुआ है, ये टाइम माना जाता है इन्फिनिटी से लगा के यानी अननोन से लगा के 8000 BC तक, है ना, 8000 BC। अच्छा ये BC और AD आप समझते हो, देखो ये एक टाइम लाइन मान लो, है ना, ये 0 मानो, ये यहाँ पर है बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म। जब ईसा मसीह पैदा हुए इसके बाद से AD चालू हो गया, एनो डोमिनो, जिसको बोलते हैं ईस्वी, क्या बोलते हैं, और इसके पहले जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, BC, ईसा पूर्व, ईसा यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का। अब एक बात बताओ, और ये 2026 था, बोलो है ना, फिर यहाँ पे 2000 भी रहा होगा, यहाँ पे 1900 भी आया होगा, 1800 भी आया होगा, और एक जगह पे यहाँ पे 100 भी आया होगा, फिर क्या आया होगा, और इससे पहले जब हम इधर आ रहे होंगे तो ये माइनस में चल रहा होगा। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे ये 500 BC है, इस बात का मतलब समझना, यानी कि ईसा मसीह को पैदा होने में भी 500 साल बचे हैं। बात समझ में आई क्या। अब यहाँ पर 500 आएगा, 600 आएगा, 400 आएगा, क्योंकि घट रहा है ना, तो 400 BC यानी कि ये 100 साल आगे की बात कर रहा है। इसको हम कैसे बोलेंगे, ईसा मसीह के जन्म में अभी कितना टाइम बचा हुआ है। फिर ऐसे यहाँ पर 200 BC आएगा, यानी अब कितने साल रह गए। फिर यहाँ पे आएगा 50 BC, यानी कि कितने साल रह गए, और फिर ईसा मसीह क्या हो जाएंगे, इसको मान लिया गया है बेस, और इसके बाद फिर हमारा क्या चालू हो जाएगा, ये बात सही में आई क्या। तो ईसा पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है, और अगर AD की बात करेंगे, ईस्वी की बात करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। कोई दिक्कत तो नहीं है, बार बार आएगा। तो यहाँ पर इस बात का मतलब समझो, यानी कि ईसा मसीह के जन्म में अभी 8000 साल बाकी हैं, तब का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एक तरीके से देखेंगे 8000 साल तो वे हो गए, और ईसा मसीह के जन्म को 2026 साल हो चुके हैं, अभी क्या चल रहा है 2026 ना, तो 8 और 2 10,026 साल पहले का ये आपका इतिहास है। 10,026 ईयर, 10,026 ईयर में ये आपका चल रहा होगा पूरा पाषाण काल। चीज़ों को जितना आराम से समझोगे, बहुत ढंग से देखोगे, सब याद हो जाएगा, और इसको तुम एज ए सब्जेक्ट याद करोगे बिल्कुल याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो आओ हम तुम्हें लेके चलते हैं उस दुनिया में जो 10,026 साल पहले की थी। लोग पत्ते पहना करते थे, पत्थर बजाया करते थे, है ना, शिकार किया करते थे, ऐसा सुना होगा ना आपने, तो बस उसी में आ गए, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं आदि मानव की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे आएंगे आज के टाइम में, ठीक है। चलो, तो हेडिंग लगाया आपने, क्या लिखा, पूरा पाषाण काल। चलिए, होगी इतनी कहानी, लिखिए। अच्छा हाँ, इसमें सुनो, इसमें आदमी करता क्या था, इसमें आदमी केवल और केवल शिकार किया करता था, हंटिंग किया करता था, और शिकार करने के बाद जो भी पशुओं को मारा करता था, उन पशुओं को इकट्ठा किया करता था अपने खाने के लिए, यानी कि फूड गैदर कर किया करता था। मेरी बात सुनो, आराम से लिखना, ये लिखा हो तुम्हारे पास ही आ जाएगा, टेंशन मत लो, बस सुन लो कहानी को, ताकि तुम्हारे दिमाग तक ये सब चले जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
आग की खोज, द इन्वेंशन ऑफ द फायर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आग की खोज, वरना आदमी बैठे थे, पत्थर बजा रहे थे, चिंगारी निकली, सब चीज कहानी। तो आग की खोज भी किस काल में हो रही थी? और इस समय पर अपने हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए जो आपके औजार बनाए जा रहे थे वो पत्थर के औजार थे। किसके थे? उन्हीं को तोड़ के आगे से नुकीला बनाया जाता था, ठीक है ना। तो उनको पत्थर के औजार बनाए जाते थे। और उस समय के औजारों में जो मोस्टली 3 औजार चलते हैं, उसमें आपका जो क्लीवर्स आता है, स्क्रैपर्स आता है और हैंड एक्स आती है। तो ये सब आपके आएंगे, लेकिन ये बड़े बड़े साइज के रहेंगे, इनको बड़े बड़े आकार के ये औजार रहेंगे। किसमें? पूरा पाषाण काल में। जैसे मध्य पाषाण काल में पहुंचेंगे तो ये इन औजारों को साइज कर दिया जाएगा छोटा, क्योंकि दिमाग का विकास हो रहा है। तो इनको कहा जाएगा माइक्रोलिथ। क्या कहा जाएगा? औजार वही है पत्थर के, लेकिन उनके साइज पहले बड़े थे, उनको क्या कर दिया? छोटा कर दिया। और अब हम यहाँ से पशुपालन, यानी कि जानवरों को अपना पेट बनाना स्टार्ट करेंगे, पालतू बनाना शुरू करेंगे। फिर आएगा हमारा क्या? नवपाषाण काल, दिमाग की ओर वृद्धि होगी। तो अब हम यहाँ से एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन तो हो चुका पहले ही, अब उनको खाने पीने के लिए जो हमारे पास कृषि है उसमें हम पशुपालन के साथ साथ कृषि पर ध्यान देंगे। और जो पहिया है, तो पहिए का आविष्कार करेंगे, क्योंकि जानवर तो हमने बना लिया, अब हम कृषि भी कर रहे हैं। तो सामान लाने और ले जाने के लिए तो हमने एक गोल पहिए का निर्माण किया। बात समझ आई क्या? तो इन तीनों कालों में हमको यही पढ़ना होता है। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो पहली बात तो लिखेंगे, इन दिस पीरियड वाज बेस्ड ऑन द फूड गैदरिंग। लिखेंगे इसको थोड़ा और आसान करते हैं, लिखेगा मनुष्य शिकारी था। इस समय में मनुष्य शिकारी था, मनुष्य शिकारी था। लिखेंगे इन दिस पीरियड मैन यूज टू बी हंटर, मैन यूज टू बी हंटर, तथा वह भोजन का संग्रहण करता था। एंड इज ए फूड गैदर्ड, मनुष्य शिकारी था और भोजन को इकट्ठा करता था। दोनों बात क्लियर हो गई क्या? अरे हाँ है ना, स्पीड बहुत। चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखेंगे, मैन इन्वेंटेड द फायर, आग का आविष्कार हुआ। मैन इन्वेंटेड द फायर, आग का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन बताता है आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार हुआ आपका पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर। बोलो हाँ है ना। चलिए लिखेंगे पत्थरों के औजार थे, पत्थरों के औजार, जो वेपन्स थे, वेपन्स जैसा लिखेंगे स्टोन, स्टोन वेपन्स, लार्ज साइज, बड़े औजार, लार्ज साइज, इनके नाम आएंगे लिखेगा हैंड एक्स, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। हिंदी में ये लिखेंगे हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स, ठीक है ना। अब इनकी बातों को हम क्यों मान लें? इनके एविडेंस तो दिखाओ। तो ये एविडेंस कहाँ से मिले? तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी आपको सिविलाइजेशन मिलेंगी, सभ्यताएं मिलेंगी, ये सारे आपको नदी के किनारे मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? क्योंकि आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए? पानी। और पानी में वो हंटिंग भी कर लेता था, मछली वगैरह पकड़ता था आराम से। बोलो बात सही में आई कि नहीं आई? तो इसलिए आपको सारी सभ्यताएं मिलेंगी घाटियों में, वैलीज में मिलेंगी। बात सही में आई क्या? तो इस बात के साक्ष्य हमको 3 जगह से मिलते हैं। एक तो आपकी जो नर्मदा घाटी, जो नर्मदा रिवर है, एक आपकी सोहन नदी घाटी है और आपकी एक बेलन नदी घाटी है। इन तीनों नदी घाटियों से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमें एविडेंस मिले हैं, मुख्य पहला कहाँ से मिला? सोहन रिवर वैली, सोहन नदी घाटी, सोहन रिवर वैली, है ना। अब कोई पूछे आपसे, बताइए सोहन नदी घाटी कहाँ पर है? इसको जो चीज़ें इस पर नहीं लिखी है मैं लिखता हूँ, उनको जरूर लिख लीजिएगा। ये पंजाब। बात करेंगे बेलन रिवर की, ये कहाँ है? ये आपके प्रयागराज, ये आपकी कहाँ पर है? प्रयागराज। और नर्मदा को सबको पता ही है, मध्य प्रदेश में है। बोलो है ना। नर्मदा कहाँ पर है? तो इन 3 से हमको मेन एविडेंस मिलते हैं। बात समझ में आई क्या? इस समय की हमको कुछ पेंटिंग्स मिलती है, केव पेंटिंग्स। क्या मिलती हैं? केव पेंटिंग्स, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसका नाम क्या है? भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका कहाँ पड़ता है? भोपाल और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर केव पेंटिंग्स के आपको साक्ष्य मिले, ठीक है ना। कोई भी ऐसा शब्द जो आप समझ ना पा रहे हो उसको बेझिझक बोल दीजिएगा, ठीक है ना। लिखने में कोई छूट जाए कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब आपको मिलेगा, ठीक है ना। मैं इसलिए आपको बीच बीच में परेशान कर रहा हूँ ताकि आप इसको 2 बार 3 बार देखो,
तभी जाके याद होगा, एक बार के में कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इस लिखने वाली टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस सुनने वाली टेंशन लेना। तो आइए, जितना हमने पढ़ा है एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं, मैं 3-4 बार रिवाइज कराऊंगा। हम बात कर रहे थे अपना किसकी, पैलियोलिथिक पीरियड की, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड मेरे भाई, ये 0 से लगाकर या अननोन से लगाकर 8000 BC तक रखा गया, 8000 BC तक। इसमें सबसे पहले क्या बात बताइए कि जो हमारे पास जो मनुष्य था वो एक शिकारी था, और वो हंटिंग किया करता, शिकार किया करता पशुओं का, और उस भोजन को इकट्ठा कर लिया गया था। वो एक फूड गैदर्ड पर्सन था, बोलो है ना। दूसरी बात क्या बताई, यहाँ पर जो इंसान थे वो शिकार करने के लिए पत्थरों के बड़े औजारों का प्रयोग किया करते थे। उन औजारों का नाम हैंड एक्स था, स्क्रैपर्स था और क्लीवर्स था। इसके साक्ष्य हमको बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होते हैं, बोलो है ना। इसके साथ साथ मनुष्य ने आग की खोज भी की थी, और जो हमारा भीमबेटका के पेंटिंग्स है, जो भीमबेटका गुफा अभिलेख है, वे हमको कहाँ से मिलते हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल से, जो किस समय काल के थे, जो पूरा पाषाण काल के थे। मेरी इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, टेंशन मत लो, जब लेक्चर खत्म करूंगा ये सब चीज़ आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, बस आपका एक काम रहेगा, घर जाके इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण। इसका जो टाइम पीरियड रखा गया, एक बार अपने यहाँ से लिखो, जो इसका टाइम पीरियड रखा गया है, ये रखा गया है बाबू 8000 BC से लगाकर 4000 BC तक, 8000 BC से 4000 BC तक, यानी कि 8000 BC से 4000 BC तक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर ये 4000 साल हम पढ़ने वाले हैं, 4000 ईयर्स पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई क्या, है ना। और हर लेक्चर के बाद में आपको मैं एक कंपैरेटिव डायग्राम दिया करूँगा, वो कंपैरेटिव डायग्राम आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। हिस्ट्री को पढ़ने का बहुत आसान तरीका यही होता है, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ो बिल्कुल तसल्ली के साथ 1-2 बार, फिर बाद में लाके एक पेज पे नोट्स अपने बना लो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या क्या काम हो रहे हैं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपके पास वेपन्स थे, बड़े बड़े औजार थे पत्थरों के, अब उनका साइज छोटा करेंगे, छोटा करेंगे, उनको कहेंगे माइक्रोलिथ्स। क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, माइक्रोलिथ क्या होता है, हिंदी अंग्रेजी में सेम है। माइक्रोलिथ क्या होता है, जो पत्थरों के बड़े बड़े औजार थे उनका साइज क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया, उनको कहा माइक्रोलिथ। पहली बात यहाँ लिखा है, देखो, जो इनके टूल्स थे, औजार थे, बिकम स्मॉलर इन साइज, आकार में छोटे किए गए, उनको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ्स कहा गया। अब यहाँ से आग की खोज, पूरा पाषाण काल। अब यहाँ पर हम पशुओं को अपना पेट बनाना शुरू करेंगे, और ऐसा बताया जाता है इंसान ने पहला पेट अपना कुत्ते को बनाया। किसको बनाया, डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल हु बिकेम द पेट ऑफ पर्सन्स, ह्यूमन पर्सन। बात समझ में आई क्या, कुत्ता वह पहला जानवर था जिसको इंसान ने पालतू बनाया। और यहाँ से अब हम क्या अपना शुरू करेंगे, डोमेस्टिकेशन, यानी कि पशु पालन। और अब बात तो ये हम कैसे मान लें भाई कि पशुपालन जो है इसी काल में शुरू हुआ, तो इसका एविडेंस तो होना चाहिए। तो जो इसका साक्ष्य मिला, पहला साक्ष्य मिला, ये मिले पशुपालन के 2 साक्ष्य मिलते हैं। एक तो राजस्थान के बागोर से मिलते हैं, राजस्थान एक जिला पड़ता, राजस्थान एक हमारा स्टेट पड़ता है, और वहाँ पर एक जगह पड़ता है जिसका नाम क्या है, बागोर, क्या है। और एक हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है आपका आदमगढ़, क्या पड़ता है, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और बागोर, बागोर कहाँ पड़ता है मेरे बाबू, तो यहाँ से हमें सबसे पहले मिले पशुपालन के साक्ष्य। दोनों बात समझ में आई क्या, अच्छा जी। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, यहाँ पर मनुष्य के कंकाल के साक्ष्य मिले, जो एविडेंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। यानी कि इस बात का मतलब इससे क्या पता लगा लिया आपने, इससे आपने ये पता लगाया कि इंसानों की उस समय जो प्रथा रही होगी वो दफनाने की प्रथा रही होगी, ना कि जलाने की प्रथा रही होगी। जिस समय पीरियड रहा होगा, जब इंसान मरता होगा तो उसको क्या किया जाता होगा, कि कंकाल कब मिलेगा, जब उसको दफनाया गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, बताइए इंसानों के जो प्रथम कंकाल के साक्ष्य वो कहाँ से मिलते हैं। तो 2 जगह यहाँ पर देखेंगे, प्रतापगढ़ जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक का नाम है आपका सराय नाहर और दूसरे का नाम है आपका, तो सराय नाहर एक जगह पड़ती है जहाँ, जो कहाँ पड़ती है आपकी, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। इतनी बातों को मैं दोबारा से बताऊंगा, दिमाग में जाने दो। सबसे पहले जो मध्य पाषाण काल है, इसका टाइम रहेगा 8000 BC से 4000 BC तक। यहाँ पर मनुष्य ने, लिख लेना बाद में यार, अभी चक्कर में ना पड़ो, मेरी बातों को सुनते हुए चलो। यहाँ पर पहली बार जो मनुष्य है उसने अपने वेपन्स को छोटा बनाया, और जो छोटे बनाए गए हथियार थे पत्थर के हथियार चले, अभी मेटल नहीं आया, अभी धातु आई ही नहीं है, सब पत्थर, क्योंकि नाम ही क्या है, स्टोन एज। 3 भागों में बांट रखा है, उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं मेसोलिथिक, मध्य पाषाण, बोलो है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की कि भाई इसके अंदर जो छोटे छोटे हथियार होंगे, वेपन, उसको कहा हमने माइक्रोलिथ्स। यहाँ पे सबसे पहले हमने पशुपालन की हमें साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस। कहाँ से मिलते हैं, 2 जगह से, राजस्थान का बागोर और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। इसके साथ साथ जो मनुष्य का कंकाल थे वे हमको मिलते हैं कहाँ से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर नामक स्थान से। बताइए इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, अरे है ना, पक्की बात। अब इसमें से 2-3 बातें आप अपने आप लिख लीजिए, अपने आप लिख लीजिए।
कोशिश तो ये करो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बार बार बोल के, जो आपको याद है बस वही लिखो, देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। होगी इतनी कहानी। चलो अब कुछ का रह गया होगा, मैं चाहता हूँ रह जाए ताकि दोबारा आओ यहाँ पर। अब बात करेंगे किसकी, न्यूलिथिक पीरियड की। नवपाषाण, तो यानी कि पाषाण काल का लास्ट चल रहा है। अब इंसान ने दो काम कर लिया, आग की खोज भी कर ली और हमने पशुपालन भी कर लिया। अब इंसान बढ़ेगा एग्रीकल्चर की ओर, कृषि करेगा। बात समझ में आई क्या भाई? आपके पास जो जानवर है उनको खिलाने पिलाने के लिए तो कुछ चाहिएगा ना, तो अब यहाँ पर डोमेस्टिकेशन से आगे बढ़ेंगे एग्रीकल्चर की तरफ। देखिएगा अब यहाँ से आया, मनुष्य ने क्या शुरू कर दी, कृषि शुरू कर दी, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, कृषि शुरू कर दी, ठीक है। और इस कृषि के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं समझिएगा, ये मिले हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ आज कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। यानी उस समय का जो बलूचिस्तान नामक स्थान था, सबसे पहले हमें यहाँ के मिलते हैं कृषि के साक्ष्य। और प्रथम जो फसल थी वो थी जौ, बार्ले। क्या थी? इस दुनिया की पहली जो कृषि की फसल के साक्ष्य मिले उसके क्या, उसका नाम क्या मिला? जौ। अभी और भी इसके बाद आएगी बातें, उसको समझते हुए चलना। फिर क्या मिला हमें, और फिर क्या मिला, कहाँ से मिला? बलूचिस्तान, जगह का नाम मेहरगढ़, याद रखना। तो यहाँ से हमको कृषि के साक्ष्य मिल गए। इसके बाद चावल की खेती, चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और ये चावल की खेती के जो साक्ष्य मिले ये मिले हैं आपको यूपी से। यूपी में जो आपका प्रयागराज है, क्या है? यहाँ पर एक जगह पड़ती है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा नामक स्थान से आपको धान की भूसी मिली है। यानी चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपको? कोल्डी हवा, प्रयाग। बात समझ में आई क्या? दो क्वेश्चन अलग अलग हो गए। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पहली कृषि की फसल कौन सी थी? जौ। उसके बाद गेहूं के बाद। और चावल की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हमको? कोल्डी हवा, प्रयागराज। ये क्वेश्चन याद हो गया क्या इतना? अब इंसान खोज करेगा एक पहिया की, एक व्हील का डिस्कवर करेगा, क्योंकि इस सामान को लाने ले जाने के लिए अब उसको एक गाड़ी चाहिए। पर उन्होंने जानवर तो पाल लिए, ठीक है ना, अब इसको क्या चाहिए? एक गाड़ी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इन्वेंशन ऑफ द पहिए का आविष्कार किया गया। तो तीन चीज़ें हो गई, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल में किसका आविष्कार किया? पशुपालन का आविष्कार किया। और थर्ड में आते ही हमको क्या मिला? कृषि के साथ साथ एक पहिया मिला, ठीक है ना। अब यहाँ से समझना जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली। मतलब जो कंकाल थे जो दबाई जा रही थी इंसान को, तो उनके साथ साथ उनका क्या मिला? कुत्ता मिला। तो इस बात से ये एविडेंस लगाया कि ये कुत्ता जो रहा होगा ये इसका प्रथम पालतू पशु रहा होगा, और जब ये मालिक मरा होगा तो इसके साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया। ये थ्योरीज हैं और फिर ये प्रूव भी करनी पड़ती हैं व्यक्तियों को। जो जितना कन्वेंस हो जाएगा उसकी थ्योरी उतनी ही शानदार हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? तो पहली बार मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी मिली हैं, ठीक है ना। अब ये आप एक बार लिखो और मैं आपको फिर यहाँ तक आ जाओ, मैं बताता हूँ ये कुत्ते की अस्थियां आपको कहाँ कहाँ से मिली हैं। ये आपको मिली है बुर्जहोम और गुफ कराल से। मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो दो जगह हैं, बुर्जहोम और गुफ कराल। बुर्जहोम और गुफ कराल नामक स्थान से आपको व्यक्तियों के साथ साथ कुत्तों की अस्थि भी प्राप्त हुई। बुर्जहोम और गुफ कराल। कोई पूछे ये कहाँ पड़ते हैं, तो दोनों जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। दोनों स्थान कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन अलोंग विद डॉग्स। कोई समस्या यहां तक? समझ में आ गया? तीन बातें हो गई। पहली बात, खेती शुरू, पहला साक्ष्य जौ का, कहां से? बलूचिस्तान, मेहरगढ़ से। दूसरा, चावल की खेती के साक्ष्य कहां से? कोल्डी हवा, प्रयागराज से। तीसरी बात, पहिए का आविष्कार। चौथी बात, द स्केलेटन ऑफ द डॉग विद द ह्यूमन बॉडी। मानव अस्थियों के साथ कुत्ते के साक्ष्य भी कहां से मिले? बुर्जहोम और गुफ कराल। दोनों जगह कहां पड़ती हैं? जम्मू कश्मीर में। याद होता जा रहा है? पक्की बात? चलिए, तो यहाँ से इतनी बातें हम करते हैं ख़त्म। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब हम अपना थोड़ा सा आएंगे मेटल एज पे। किस पे आएंगे? कुछ रह गया किसी का? रह गया कोई बात नहीं, सुन के लिख लेना, ठीक है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पर 3 एज बनाई, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। पहला है आपका कॉपर एज, तांबे का युग, ताम्र युग क्या दिया गया। दूसरा बनाया ब्रॉन्ज एज, कांसा। और ब्रॉन्ज कैसे कैसे मिलकर बनता है बताइएगा कोई? ब्रॉन्ज कैसे मिलकर बनता है? कॉपर प्लस टिन। कॉपर और टिन मिलके क्या बनाते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कॉपर प्लस टिन। कॉपर को और टिन को मिला के क्या बनाया जाता है? ब्रॉन्ज, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉपर एज है, फिर क्या आएगा हमारा? कांस्य यानी कांसा, और फिर हमारा क्या आएगा? लोहा, लोह युग। यानी लोहे की खोज सबसे बाद में हो रही है। सबसे पहले खोज किसकी हुई? क्वेश्चन आता है, बताइए पहली धातु कौन सी मिली है? कॉपर, फिर ब्रॉन्ज, और फिर चलिए अब इनके बारे में बात करते चलिएगा। तो जो कॉपर था ये नॉर्थ इंडिया में मिलता है। कहाँ पर? उत्तर भारत। आप उत्तर भारत में रहते हो, बोलो हाँ ना। अब ये कहाँ कहाँ मिला? जो आपकी गंगा वैली है, समझ रहे होगा। और गंगा वैली, गंगा यमुना वैली का दोआब, यानी कि गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, सबसे पहले कॉपर आपको यहीं से मिलता है। लेकिन जैसे हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी, और खासकर जब हम इसमें एक सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम इसमें एक शहर पढ़ रहे होंगे, इसका नाम होगा मोहनजोदड़ो, तो वहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा? एक डांसिंग गर्ल की एक स्टैचू मिल रही होगी, जो किसकी बनी होगी? ब्रॉन्ज की। किसकी बनी होगी? तो यहाँ से हमने पता लगाया होगा। और फिर जब हम जाएंगे उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश का एटा जिला नाम क्या है? अतरंजी खेड़ा। जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमको क्या मिलने वाले हैं? यहाँ से हमको ये रहा अतरंजी खेड़ा, ये पड़ता है जो एटा जिला है यूपी का। एटा जिला में एक जगह पड़ती है, इसका नाम क्या है? अतरंजी खेड़ा। वहाँ से हमको लोहे के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ये बात समझ में आई क्या? अरे हाँ है ना। चलिए, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे हिसाब से? ये तो हम पूरा पढ़ने वाले हैं, ये भी पढ़ेंगे पूरा, कि सबसे पहले धातु कौन सी खोजी गई? कॉपर, जिसका नाम तांबा था, बोलो हाँ है ना। और तांबे से बनी हुई हमको यहाँ पर क्या मिल रही है? हाथ की खुराड़ी मिल रही है, कुछ स्टेचू मिले जिसमें भाले थे, मूर्तियाँ थी, बोलो हाँ है ना। और जिनका प्रयोग हम देखेंगे कहाँ पर? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है ना। इसको रफ कॉपी भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, फेयर में लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा? प्रोटो हिस्टोरिक। तो आपने प्री हिस्टोरिक पढ़ा, इसको मैं दोबारा से एक बार सारा का सारा बता देता हूँ। प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपके पास 3 चीज़ें मैंने आपको बताया। प्री हिस्टोरिक में पहला क्या आया आपका? पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल, बोलो हाँ है ना। दूसरा क्या आया? मेसोलिथिक पीरियड, जहाँ पर इंसान ने पशुपालन की खोज की, बोलो हाँ है ना। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूलिथिक पीरियड, जिसमें हमने कृषि की खोज की और पहिए का आविष्कार किया। और अब इस प्री हिस्टोरिक को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इतनी बात क्लियर हुई क्या? कुछ तो समझ, ABCD समझ में आ रही है? इसको समझना बड़ा टफ काम है स्टार्टिंग में, फिर तो ये पुराण चल जाएंगे, सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। चलिए, तो प्रोटो हिस्टोरिक में हम पढ़ते हैं अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी। सिंधु एक नदी का नाम है। जो जो इस नदी के किनारे, इसकी सहायक नदियों के किनारे जो जो शहर मिलते चले गए, उन्हीं को कहा गया ये सिंधु घाटी एक सभ्यता। बात समझ में आई क्या? चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड रखा गया है, ये रखा गया है 2500 BC से लगाकर 1750 1750 BC तक। कहाँ तक? लिखो इसको अपने हाथ से एक बार। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं तो इसको IVC लिख सकते हैं, वरना इतना बड़ा बड़ा नाम बार बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका टाइम पीरियड है 2500 BC से लगाकर आपका 1750 BC तक, ठीक है ना। लिखिएगा, ये एक कैसी सभ्यता थी? लिखेंगे ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये एक शहरी सभ्यता थी। फटाफट, शहरी सभ्यता। इट इज ए अर्बन सिविलाइजेशन, यह एक शहरी सभ्यता थी। लिखिएगा, दिस इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यह भारतीय उपमहाद्वीप की, यह भारतीय उपमहाद्वीप की, ये बात लिखी हुई नहीं है, मैं बोल रहा हूं, यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता थी या है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता है। दिस इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लिखा गया।
अच्छा, अब ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों मिला, क्या कारण रहा इसका, वो एक कहानी मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको सुनते हुए चलिएगा, बाद में नोट करना। 1826, ठीक है ना, 1826, एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन, है ना। इसको हड़प्पा से कुछ एविडेंस मिले, कुछ फोसिल्स मिले, लेकिन इसकी बात पे किसी ने कोई ध्यान, चला ऐसे ध्यान दिया, ठीक है मत करो। लेकिन अब टाइम आता है लॉर्ड डलहौजी का। आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने रेल चलाई थी, तो जब हम रेलवे के लिए खुदाई कर रहे थे तब वहाँ से एविडेंस मिलने शुरू हुए। अब इतनी बड़ी मात्रा में मिले कि आपको उनको खोजना ही पड़ा। तो लिखा हुआ यहाँ पर 1842 से, टाइम किसका है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। इसने यहाँ पे ट्रेन चलाई थी जो मैंने लिख रखी है, आपको पता भी है इस बात का। और 1856 में एक व्यक्ति, इसका नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये व्यक्ति इंटरेस्टेड था, होता ना जैसा आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, किसी का मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी का इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट है, किसी का इंस्टाग्राम पे रील देखने में इंटरेस्ट था। इस आदमी का इंटरेस्ट था आर्कोलॉजिकल में, ठीक है ना। तो इसी ने काम शुरू किया, इसलिए भारत में नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल, भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत में जो ASI है ना, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे इंस्टीट्यूट जो है ना, जहाँ जहाँ पर शिवलिंग दबे हुए हैं उनकी खोज करता है, उनको बताता है ये किस टाइम पीरियड के हैं, वो सब काम किसका है, ASI का काम है, ठीक है ना। C14 कार्बन डेटिंग, C14 से पता लगता है कि इसकी उम्र कितनी रही होगी। जैसे आपके मुजफ्फरनगर में गांव पड़ता है मांडी, कुछ समय पहले वहाँ से सोना निकल गया था, लोगों ने सोना 9 लक्खा हार, 11 लक्खा हार सब चुरा के ले गए। फिर बाद में जब तक गवर्नमेंट आई तब तक सारा मामला खाली हो चुका था। बात समझ में आई क्या। तो वहाँ पर बताया गया वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है, क्या नाम है उसका, मांडी। पता है आपको, नहीं पता, मतलब मुजफ्फरनगर के में रहने के बाद भी नहीं पता लगा, तुम पैदा नहीं हुए तो उस समय तक, अब पढ़ना पड़ेगा लेकिन, ठीक है चलो खैर। तो भारत में आर्कोलॉजिकल का फादर किसको कहा जाता है, नाम बताओ, पक्का, अरे हाँ ना, एक नाम हो रहा था, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन था, अरस्तु, अच्छा हेरोडोटस, ठीक है। और भारत में एक नाम हो रहा था ना, क्या नाम था उसका बताओ, रॉबर्ट ब्रूसफुट को क्या कहा जाता है, 24 फुटे, 24 फुट है नहीं, रॉबर्ट ब्रूसफुट, 24 फुट पर रोड है, क्या था बताओ, रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या था, फादर ऑफ देखो ऐसे याद होना चाहिए जैसे किसी को याद है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, वो बात अलग है ना, पेज देख लिया पर कम से कम याद तो आ गया, वो प्री हिस्टोरिक इंडिया का है। और भारत में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का जनक किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर। सारे शब्दों को एक साथ पढ़ते चलो, जितनी बार रिवाइज दिमाग में उतनी क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए अब बात चल रही है 1905, आप भूल नहीं सकते लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले उस कनिंघम के कहने पर ही 1905 में भारत में सबसे पहले ASI डिपार्टमेंट बनता है। ये मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ, ऐसा हो क्यों रहा है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनता है 1905 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और इसका चेयरमैन बनाया जाता है जॉन मार्शल भाई को, जॉन मार्शल भाई को। अब जॉन मार्शल भाई काम करते हैं इंडियंस को साथ लिए, क्योंकि ऐसा नहीं इंडियन पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति का नाम आता है, एक तो नाम आता है दयाराम साहनी का और राखल दास बैनर्जी का, इनकी टीम बनाई जाती है। तो 1921 में निकल पड़ते हैं अपने दया भाई, है ना, 1921 में। तो ये पहला शहर खोजते, इसका नाम क्या होता है, हड़प्पा। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। पहला शहर खोदा गया और उस समय का सबसे बड़ा शहर था। अभी जो वर्तमान में देखेंगे भारत में सबसे बड़ा जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका नाम है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में पड़ता है। तो इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि पहला शहर कौन सा खोजा गया था। नींद आनी शुरू हो गई बेटा, जिंदगी में सो जाओगे अगर इतिहास नहीं जानोगे तो, तुम्हारा इतिहास फिर कोई और जानेगा। ये व्यक्ति था, इस पर हमने इतना पैसा लगाया था, इसने कोचिंग कराया, इसको पूरा टाइम दिया, लेकिन ये सारा निकम्मा का निकम्मा ही रहा, इसने ज़िंदगी में पढ़ाई ही नहीं की। इतिहास बन जाएगा पूरे गांव में तो अपना पूरा कुनबा होता है, तो कुनबे में वैसे तुम्हारे यहाँ होंगे
कुनबे में एक आदमी जरूर ऐसा होगा जिसका इतिहास होगा, आपको बताया जाता होगा, और एक आदमी ऐसा भी होगा जिसका इतिहास भी बताया जाता होगा। दोनों के इतिहास हैं, एक का इतिहास। चलो आगे, दयाराम साहनी आ गया भाई, अरे हाँ या ना, चलो। तो इसने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की, शहर का नाम क्या था और ये कैसा शहर था, बस बात लिखिएगा। मैं जो जितना बोल रहा हूँ ये तो आपको लिखना है, पूरा लिखेंगे। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल डैश लगा लिखेंगे, चेयरमैन, अध्यक्ष, ये सब लिखते हो चलो बेटा, ताकि दिमाग में कुछ मेमोरी क्रिएट हो जाए। जॉन मार्शल क्या था, चेयरमैन, अध्यक्ष, लिख दिया। दूसरी बात लिखो, इन 1921 1921 में 1921 दयाराम साहनी, दयाराम साहनी इन 1921 दयाराम साहनी, लिख दिया, डैश लगा लिखेंगे। हड़प्पा, हड़प्पा HADAPPA, हड़प्पा, पता लग गया यहाँ पे। यानी कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर की, हो गया मामला। इसी के नीचे आ जाओ 1922 1922, नाम लिखेंगे राखल दास बनर्जी, राखल दास, और शहर का नाम होगा बेटा मोहनजोदड़ो, MOHANJODARO, मोहनजोदड़ो। तो दो शहर आ गए, इसको आप ऐसे याद रख लेना, मर, है ना, क्योंकि मोहनजोदड़ो को कहा जाएगा मृतकों का टीला भी कहा जाएगा, माउंट ऑफ डेड्स। तो मैं से क्या बनेगा, मोहनजोदड़ो, और ऐसे क्या बनेगा, राखल दास बनर्जी बन जाएगा। याद हो जाएगा क्या, चलिए इसको आप याद रख लो। HD, सबको आज HD में फोटो चाहिए, हड़प्पा, दयाराम, ऐसे कुछ नहीं है, तुम्हें बस मैं खुश करने के लिए बता देता हूँ। ये जो पढ़ेगा रिवाइज करेगा उसको याद रहेगा, अदरवाइज याद नहीं रहेगा। पर तुम खुद वाओ HD, मर, है ना, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। चलो चलो, अगर ट्रिक से सब काम हो जाया करता तो फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है ना। और ये हमने लिखवा दिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो, ये कैसी सभ्यता है, अर्बन, शहरी सभ्यता है। कैसी है, सोचो उस समय पर शहर रहा करते होंगे, आज से 2500 साल तो वे पुराने, अब 2600 ही, यानी कि 5126 साल पहले शहर हुआ करते थे, जैसे हमारा भी शहर है। अरे हाँ है ना, स्मार्ट सिटी, हाँ है ना। तो आइए अब इनके बारे में आपको पढ़ना है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा IVC सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसका आपको 2-3 डायग्राम बनवाऊंगा और ये आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। चलिए पहले लिखिएगा, लिख लिया सिंधु घाटी सभ्यता, लिखिए इसका एरिया, क्षेत्रफल इक्वल्स टू, एरिया इक्वल्स टू 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ऐसे तो 12.96, आप 13 लाख लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। लिखिए इसकी शेप, इसकी आकृति एक ट्रायंगुलर शेप थी, एक त्रिभुजाकार थी। इट्स शेप इज ए ट्रायंगुलर शेप। हो गई इतनी कहानी। अब ये जो सभ्यता है ये कहां कहां फैली हुई थी, नींद आ गई, बढ़िया थी, पेन नहीं पड़ गया या आदमी नहीं पड़ जाता रहा तो पेन ही लिपटा। आइए एक प्लस का निशान बना लेते हैं। आपको पता है ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, तो ये आपका, सही बात है। तो अगर हम उत्तर में जाएंगे तो उत्तर में जो सबसे उत्तर में जो जगह पड़ती है इस सिविलाइजेशन की, उसका नाम था मांडा। क्या नाम था, मांडा। ये कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ती है, और ये एक नदी है, तीनों चीज एक साथ लिख रहे हैं, चेनाब रिवर के किनारे स्थित था। कहां पर, चेनाब रिवर। साउथ में आएंगे, दक्षिणा सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट पाएंगे तो एक जगह का नाम है दाइमाबाद, 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 दाइमाबाद। और दाइमाबाद पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में। ये एक एक चीज याद होनी चाहिए, महाराष्ट्र। और नदी कौन सी है आपकी, गोदावरी। कौन सी रिवर बेटा आपकी, गोदावरी नदी। नॉर्थ और साउथ हो गया। अगर हम चलेंगे ईस्ट में, पूरब में, तो पूरब में हमारा जो मेरठ के पास, मेरठ में एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंदी इंग्लिश में सेम है। मेरठ उत्तर प्रदेश तो पता ही है आपको, क्योंकि आप हो यहीं के। और नदी हमारी है हिंडन रिवर, प्राणदायिनी नदी है हमारी ये, ठीक है ना।
जो आपकी काली नदी है ना, ये वाली भी, ये हिंडन में मिल जाती है जाके। मुझे ये जो काली नदी है ना, काली वाली देखी आप नदी? नहीं देखी? ये हिंडन की सहायक नदी है, ठीक है ना। चलिए, तो आलमगीरपुर, मेरठ और हिंडन। इसके बाद आते हैं वेस्ट में। तो वेस्ट में एक रिवर पड़ती है दास्क रिवर। आजकल ये जगह पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान में है, नाम है सुत कांगेडोर, ठीक है ना, लिखिएगा। पश्चिम में सुत कांगेडोर, और रिवर का नाम क्या लिखेंगे? दास्क रिवर, दास्क नदी, दास्क रिवर। तो चारों स्थान याद हो गए क्या? आइए, ऊपर क्या था? मांडा, नीचे क्या था? दाइमाबाद, इधर क्या है? आलमगीरपुर, इधर क्या है? सुत कांगेडोर। ऊपर नदी चेनाब थी, नीचे नदी गोदावरी थी, इधर हिंडन थी तो इधर दास्क रिवर थी। ऊपर वाला जम्मू कश्मीर में पड़ता है तो नीचे वाला महाराष्ट्र में पड़ता है, ईस्ट वाला मेरठ यूपी में पड़ता है तो ये वाला पाकिस्तान। बताइए इतनी बात समझ में आई क्या? 5-4 बार लिखोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है ना। अरे हाँ या ना। तो ये इसका एक तरीके से क्या दिया गया है, पूरा का पूरा मामला दिया गया है, कहाँ कहाँ फैली हुई थी। चलिए अब कहानी करते हैं। पहला शहर जिसका नाम क्या है? हड़प्पा। क्योंकि 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहला शहर कौन सा खोदा था? तो हड़प्पा शहर की कुछ विशेषताएं देखेंगे, फिर मोहनजोदड़ो की देखेंगे, इस तरह से विशेषता देखते चलेंगे। तो आज देखते हैं पहले, सबसे पहले किसका? हड़प्पा की। पहली बात, हड़प्पा जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी को कहा जाता है क्या? हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया ऐसा कहा क्यों जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहरी कौन सा था? दैट्स इट। दूसरी बात, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इट इज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। लिखो, ये बात लिखो, इट इज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ब्रोंज एज, कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हो गई इतनी कहानी। आगे लिखिएगा। अब इसकी कुछ फेमस बात रही है इस पूरी सिविलाइजेशन की। इसके कुछ क्या फीचर्स थे इसके? एक तो ये जो नगर बसाया गया था, जिसकी प्लान, जो टाउन था ना, टाउन आज भी होता है ना, टाउन प्लानर, असिस्टेंट टाउन प्लानर, जो आपके नगर निगम, नगर परिषद बनी हुई है ना, कि कैसा नगर बसाया जाएगा। आप देखते हो ना, जैसे मुजफ्फरनगर बसाया गया बहुत ही शेड्यूल तरीके से, एकदम ध्यान रख के, है ना। तो ऐसे ही हर जगह पर, हर जिले में एक टाउन प्लानर होता है। वो पूरा टाउन का प्लान करता है कि किस तरीके से बसाया जाएगा इसको, क्या क्या इसमें अच्छी बातें हो सकती हैं। तो इस तरह से जो वहाँ पर जो नगर योजना थी, यानी कि जो टाउन प्लानिंग थी, ऐसे टाउन प्लानिंग आज तक हुई नहीं उस समय पर जैसे टाउन प्लानिंग थी। ये फेमस है अपनी नगर योजना के लिए। बात समझ में आई क्या? दूसरी बात, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था, जल निकासी प्रणाली, यानी जो जैसे आपने देखा होगा ना, अपने यहीं पे देख लो, जैसे मतलब जैसे बारिश होती है बेहतरीन वाली, तो हमारा पानी कहीं रुकता ही नहीं है, सारा नालियों के माध्यम से बाहर चला जाता है। कहीं बाढ़, मतलब शहर के अंदर कहीं बाढ़ नहीं आती है, कुछ नहीं करना, मतलब पानी की निकासी अभी भी बहुत शानदार बनाई गई है, जल निकासी व्यवस्था। तो ये इसी से हमने कॉपी किया है भाई। बाकी शहरों का मुझे नहीं पता, मुझे फनानगर का पता है, बल्कि अपने कोचिंग के नीचे का ही पता। जो लोग उस समय रहे होंगे देखा होगा, है ना, पैंट को यहाँ तक मोड़ के, जूते हाथ में, पता लगा स्कूटी वो इलेक्ट्रिक वाली थी, एक की ओला थी, वो आधी डूब गई उसमें। ये मैं सड़क की तो बात है, और बेचारे की स्टार्ट नहीं हो रही, दिक्कत, इलेक्ट्रिक वैसे थी, तो मतलब बहुत दिक्कतें थी। तो था उसमें 3 से 5। मैं कह रहा मैं तू था उसमें, मैं कह नहीं मेरी तो पेट्रोल वाली है। तो हमारा सामना महान से नहीं है, महानतम लोगों से होता है, जो शरीर से भी महानतम है और दिमाग से तो इतने महानतम है कि अगले वाला मामला फैल जाएगा। ठीक है, चलिए खैर। तो ये 2 चीज़ों के लिए फेमस रही है। एक तो आपके ड्रेनेज सिस्टम के लिए, जल निकासी। इसमें क्या था मैं बता देता हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या था, जो नालियाँ थी, नालियाँ, पहली बात तो ढकी हुई नालियाँ थी, एकदम कवर, ताकि बीमारी ना फैले। और वे छोटी छोटी नालियाँ जाके एक बड़े नाली मिल जाती थी, जो शहर के बाहर हुआ करता था, फिर उस पानी का प्रयोग कर लिया जाता था। बात समझ में आई क्या? जैसे आजकल आप देखोगे, आपके जितने भी आपके जहाँ गलियाँ मोहल्ला जो, तो आजकल आपको वहाँ पर नाली ढकी हुई मिलेगी एकदम, ताकि कोई भी गंदगी बाहर ना फैले, इससे आप बीमार नहीं होंगे। फिर बाहर एक नाला होगा जो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा, उसमें जाके वो वाटर ट्रीटमेंट के साथ वो जाके मिल जाती हैं,
ये तो है भाई यार, तुम हंसते हो, विश्व गुरु हैं हम। आइए, ये काम वही कर सकते हैं, बाकी लोगों की बात नहीं है। तो लिखेंगे इट्स फेमस फॉर, यह प्रसिद्ध था, यह प्रसिद्ध था। कुछ लोगों को मेरी बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा है ना, बोला सर तो झूठ बोल रहे हैं। लिखो, लिखेंगे ये टाउन प्लान है, ये टाउन प्लानिंग के लिए फेमस थी, नगर योजनाओं के लिए, नगर योजनाओं के लिए फेमस थी। और दूसरा, अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस, ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस थी, जल प्रणाली के लिए फेमस थी। बताइए, इतनी बात क्लियर हो गई क्या?